अच्छा, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। वायरिंग सिस्टम आपके दो किस्म के हैं, पहला डोमेस्टिक, दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल। ठीक है, हम इंडस्ट्रियल जब भी वायरिंग करते हैं ना, इंडस्ट्रियल में उस वायरिंग में ये होता है कि हम लोगों ने जो 3 फेज़ आपका सिस्टम होता है, 3 फेज़ पावर होती है, उसको मुतअद्दिद आपकी मशीनों के पास पहुंचाना होता है। समझ रहे ना, मिसाल के तौर पर आपके पास 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम होता है, आपका 4 वायर होती है ना स्टार में, आप कनेक्शन लेते हो 3 फेज़ सप्लाई मीटर से कनेक्शन ले लिया। अब मीटर आपका लग गया आपकी बाहर, वो मतलब गेट के बाहर लगा। अब मीटर से लेके आपने जो तारें बिछानी हैं, जो आपके मुतअद्दिद आपके 10 कमरे हैं, 10 कमरों में 10 मशीनें पड़ी हुई हैं, सपोज मिसाल दे रहा हूँ, तो 10 मशीनों को आपने वहाँ पर सिंगल फेज़ भी वायरिंग करनी है, जो लाइटें वगैरह लगाएंगे आप वहाँ पर, और आपने 3 फेज़ भी करनी है, जो आपके वहाँ पर लगे हुए मशीनों को 3 फेज़ सप्लाई मुहैया करे, तो वो भी वायरिंग करनी है आपने। ठीक है, पहले तो वायरिंग की डेफिनेशन क्या है? तारों का वो जाल या वो नेटवर्क जो हमारे लगाए गए इक्विपमेंट्स को, हमारे लगाए गए आलात, बरकी आलात को सप्लाई देने के लिए बिछाया जाता है। तारों का वो जाल या वो नेटवर्क जो हमारे लगाए हुए बरकी आलात को सप्लाई मुहैया करने के लिए किया जाता है, बिछाया जाता है, वो हमारा नेटवर्क क्या कहलाता है? वायरिंग। वायरिंग सिंगल फेज़ और 3 फेज़। सिंगल फेज़ वो आ जाती है जो हम अपने घरों में करते हैं। हमारे घरों में सिंगल फेज़ सप्लाई मिसाल के तौर पर, वहाँ पर हम लोगों ने एक मोटर चलानी है, पंखे चलाने, आमतौर पर जिसको हम डोमेस्टिक कहते हैं। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो होती है, तो वो घरेलू वायरिंग आपकी हो जाएगी टोटली क्या, जिसमें आपने सिंगल फेज़, एक फेज़ और एक न्यूट्रल को लेके चलना होता है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? सिंगल फेज़ वायरिंग। अगर घर में आपने कोई 3 फेज़ चीज़ें भी लगाई हैं, कुछ भी, जैसे आप ज़्यादा बड़ा बोर कर लेते हो या कुछ ऐसा, तो 3 फेज़ हो, तो वहाँ पर आप 3 फेज़ कर सकते हो, लेकिन उसको डोमेस्टिक के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल जो होगी, इंडस्ट्रियल में सारा टोटली 3 फेज़ का काम ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम होता है। तो 4 वायर में क्या होता है कि आपके पास पहले तो 3 कोर केबल होती है, ट्विन कोर होती है और 4 कोर होती है। 4 कोर का मतलब होता है 4 कोर होती हैं, जैसे एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर मैंने ये इंसुलेशन चढ़ा दी है। ठीक है, ये एक इंसुलेशन चढ़ गई, ये एक पूरी कोर है जिसके ऊपर एक कंडक्टर के ऊपर आपकी इंसुलेशन चल गई, ये एक सिंगल कोर है। ठीक है, अब मुतअद्दिद कोरों को मिला के, यानी कि एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, ये तीसरा कंडक्टर, इसके ऊपर मैंने इकट्ठी वायरिंग इंसुलेशन और चढ़ा दी, तो ये तीनों मिलके क्या, मिलके एक केबल बन गई। और ये कौन सी केबल बनी है? 3 कोर केबल। इसमें आपकी कोरें कितनी है? 1 2 3 कोर। अगर इसी तरह ये 2 कोर हों और इसके ऊपर इंसुलेशन हो जाए, तो ये आपकी कौन सी बन गई? ट्विन कोर। डबल कोर, 2 कोर या ट्विन कोर। ट्विन कोर वैसे इसके नाम कहते हैं, ट्विन कोर केबल, ये वाली केबल आ जाती है। ये आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब आप मीटर से सप्लाई सिंगल फेज आप ले रहे होते हैं, ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से या डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप सप्लाई ले रहे होते हो, तो वो तार जो मीटर तक आती है वो आपकी ट्विन कोर होती है ना। कुछ जगह पर इसकी बहुत ही हल्की, मतलब लो क्वालिटी की तार लेके इसमें ट्विन कोर बना के, वो आपने देखा होगा, एक सिंगल वायर होती है ट्विन कोर, और उसी में न्यूट्रल और एक फेज़ होता है। जैसे इस्त्री की तार होती है, 3 कोर केबल है, कैसे उसमें 3 को तारें होती हैं, एक अर्थिंग के लिए होती है, एक न्यूट्रल होती है, एक फेज़ होती है, वो 3 कोर केबल है। समझ आ रही है ना? इसी तरह ट्विन कोर लाजमी नहीं है कि वो जो तार जो मीटर के साथ लगे वही ट्विन कोर होगी। ट्विन कोर में न्यूट्रल और फेज़ अलग-अलग, जैसे आप एक वायर बल्ब लगाते हैं तो वो आप सिंगल वायर लेते हो जिसमें डबल कोर चल रही होती है, उसी को आप न्यूट्रल और फेज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो लो पैमाने पर, हल्के पैमाने पर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आमतौर पर अगर आपने थोड़ा सा लोड से चलाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने जैसे पंखा चलाना है ये, तो उसके लिए आप 3 29 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपने AC वगैरह को लगानी है 7 29 अच्छी गेज की, अच्छी गेज यानी कि गेज पूरा और 99.9% प्योर कॉपर होना चाहिए। अगर प्योर कॉपर ना हुआ तो उसमें लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लॉसेस का मतलब है नुकसानात, जिसको हम कहते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस, अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। ये हैदर इधर गौर से समझ लेना, कल तुम मुझसे कॉपर लॉसेस पर पूछ रहे। देखो, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका सेंडिंग पॉइंट क्या है?
सेंडिंग वैल्यू ये है आपके 220 वोल्ट्स। सेंडिंग वैल्यू कितने वोल्ट्स है? 220। ये इस पॉइंट से आपने भेजे हैं यहाँ, ये है आपका रिसीविंग वैल्यू। यहाँ पर आपने कितने भेजे थे? 220। ये है आपका बी पॉइंट। अब यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 180 वोल्ट सपोज, तो 40 वोल्ट कहाँ गए आपके? 40 वोल्ट इस कंडक्टर में, जो आपका कंडक्टर चल रहा है, इस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगी उस रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो जाते हैं। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो गए? ड्रॉप। तो वो जो ड्रॉप वोल्टेज होते हैं, क्योंकि ये कॉपर मटेरियल होता है, ड्रॉप वोल्टेज होते हैं, इसको हम कॉपर लॉसेस के नाम से कहते हैं। कॉपर लॉसेस, कॉपर में होने वाले नुकसान, वो 40 वोल्ट आपके ड्रॉप होंगे। इसको मालूम करने का फार्मूला होता है I²R। ठीक है, जो करंट होती है गुजर रही होती है, उस करंट का मरबा और रेजिस्टेंस से ज़रब दे दें तो आपका कॉपर लॉसेस नुकसान निकल आते हैं। ये वाट की सूरत में होते हैं, कॉपर लॉसेस वाट में, यानी कि ये आपकी टोटल पावर को ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, अब अगर यही वैल्यू आपकी, जो आपकी रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, अगर आपने इसको प्योर कॉपर मटेरियल यूज़ कर लिया, कॉपर मटेरियल यूज़ करके आपकी वो रेजिस्टेंस हो जाती है बिल्कुल कम, यानी कि जैसे मैंने बोला कि 99.9% प्योर कॉपर होना चाहिए। अगर वो कॉपर हो गया तो आपकी रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगी। जैसे रेजिस्टेंस कम होगी, पहले अगर ये 180 मिले थे वो 215 मिलने लग जाएंगे, हो सकता है 218 मिलने लग जाएँ। तो ये किस वजह से मुमकिन हुआ? हमारे प्योरिटी के ऊपर। अगर हम प्योर कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो ये मुमकिन हुआ, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं होता। समझ आ रही है इस चीज़ की? तो कभी भी जब भी आपने वायरिंग करनी होती है तो वायरिंग में कोशिश किया करें कि आप लोग प्योर कॉपर डालें, क्योंकि इसमें ये होगा, अगर आपने एक बार हल्की तार डाल दी, कितनी बचत हो जाएगी? एक बार बचत हो जाएगी ना। जैसे कॉयल है, एक 4000 का मिल रहा है, एक आपको 3000 का मिल रहा है, आप बचत करके 3000 वाला, लेकिन वो आयरन कोर है। आयरन कोर का मतलब होता है उसमें आयरन की मिलावट है, उसमें लोहे की ज़्यादा मिलावट है। अगर लोहे की ज़्यादा मिलावट हुई, ठीक है, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस होगी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मुसलसल लगातार जितने महीनों तक आप वो वायर यूज़ करेंगे तब तक वो आपको नुकसान को बढ़ाती रहेगी और आपकी सप्लाई मीटर से ज़्यादा पावर लेती रहेगी। तो आपको परमानेंटली, यानी कि मुस्तकिल तौर पर नुकसान उठाने से बेहतर है एक ही बार थोड़ा सा नुकसान उठाओ और वो जो 3000 वाला कॉयल है उसको छोड़ के 4000 वाला डालो। और उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको चेक करने के। प्योर कॉपर जो होता है वो प्योर रेशादार होता है। रेशादार में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अगर आप उसकी इंसुलेशन 3 इंच तक छीलते हैं, किसी कंडक्टर को चेक करना होता है, आप उस वायर लें, वायर को 3 इंच तक छीलें, वायर निकाल के दो, छील के उसको ऐसे ऐसे मूव करें, उसको राउंड घुमाएं। अगर तो बिल्कुल आसानी से मूव कर रहा है वो, तो वो प्योर कॉपर होगा। साथ में अगर वो प्योर कॉपर नहीं होगा तो वो कभी भी मूव नहीं करेगा। जैसे अब देखें, ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में देखें, ये मैंने इंसुलेशन छील ली, ये कंडक्टर लिया। अब देखें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है इजी, अगर मैं मूव करूं तो इजी है। ये प्योरिटी की निशानी है। अगर ये प्योर ना होता तो जब मैं इसको मूव कर रहा था ऊपर नीचे तो ये टूट जाता। जितनी इसमें मिलावट होगी उतना ये सख्त होगा और टूट जाएगा। अगर इसमें मिलावट कम होगी तो ये फ्लेक्सिबल होगा, अगर बिल्कुल कम होगी तो बिल्कुल प्योर फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ जाएगी और ये आसानी से मूव होगा और कंडक्टर को टूटने नहीं देगा। ये निशानी होती है। आपने क्या करना है, जब भी कंडक्टर को चेक करना है, सबसे पहले इंसुलेशन उतारें, एक सिरा लिया, एक कंडक्टर उतारा, ये लिया, इसको मूव करके देखो। अब मूव करेंगे तो बिल्कुल इजीली मूव हो रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हो रहा है। देखिए ज़रा, बेंड नहीं आ रहा उसमें, यानी कि वो जो अकड़ाव होता है ना, वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। ये ओरिजिनल की निशानी होती है। ओरिजिनल इसमें भी नहीं है, ये भी 99% हो सकता है, प्योर 100% नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी
निशानी होती है। जब भी आपने कोई कंडक्टर लेना है उसको छील के चेक करके मूव करें, राउंड घुमाएं, अगर वो इजीली बिल्कुल आराम से हो रहा है तो समझ जाएंगे ये प्योर है, ये सही है। अगर जितना वो तंग करेगा उतना वो सही नहीं होगा। ये साथ में किसे, हाँ ये ठीक है। तो इसमें भी अच्छा, दूसरा आपने वायर सेलेक्ट कर ली, फिर होता है आपने वायरिंग का इंतखाब करना। वायरिंग का इंतखाब क्या होता है कि आपने कौन से सिस्टम में कब मतलब कौन से माहौल में आप वायरिंग कर रहे हैं। आप वायरिंग कर रहे हैं मिसाल के तौर पे तामीराती काम चल रहा है, वहाँ पर आप वायरिंग कर रहे हो, उसमें वायरिंग का डिज़ाइन और होगा। आपका काम हो चुका हुआ है और आप मुस्तकिल तौर पर वायरिंग करना चाहते हो, वो वायरिंग और होगी। आप आर्जी तौर पर कमरा रेंट पे लिया, उसमें वायरिंग करना चाहते हो, उसमें वायरिंग और होगी। मैंने आपको वायरिंग के तरीके सिखाए थे, याद है? याद है आपको? जिन लोगों को नहीं याद दोबारा सुन लो। अच्छा, ये तो हो गया लॉसेस को चेक करना। आपने कंडक्टर का इंतखाब करना है, वायरिंग का इंतखाब करना होता है। सबसे पहली वायरिंग सिस्टम होता है आपका कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग वो होती है जो पाइप के ज़रिए की जाती है। ऐसी वायरिंग जो कि पाइपों के ज़रिए की जाती है उसको हम कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। इसकी आगे दो इकसाम होती हैं। शरोज कौन सी वायरिंग पढ़ा रहा मैं? कंड्यूट वायरिंग। तो इसकी आगे दो इकसाम होती हैं। नंबर 1 इसकी इकसाम है सतही वायरिंग, सतही को हम ओवरहेड भी कहते हैं। यानी कि ओवरहेड वायरिंग जो होती है यानी कि आपकी वो बाहर भी हो रही होती है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि आपकी पाइप जो होता है वो पाइप जो होता है आपका दीवार की सतह के ऊपर जा रहा होता है। यानी कि इसने दीवार के अंदर नहीं होना, दीवार के बाहर क्लम्पों की मदद से इसको किया जाता है। क्लम्प लगा के इसमें पाइप लगाए जाते हैं क्लम्पों में, और क्लम्प पाइप लगा के फिर पाइपों में हम तारें चलाते हैं। इसको हम आर्जी तौर पर भी करते हैं और परमानेंटली तौर पर भी करते हैं। जैसे कि आर्जी तौर पर इस तरह अगर मैं इसको वायरिंग को कर लूँ, कोई कमरा रेंट पे लिया हुआ है और वो जाने लगूँ तो आराम से अपनी वो क्लम्प उखाड़े दीवार से और साथ ले गया, ठीक है, सीधे और जाके अपना काम कर लिया। जहाँ पर जाऊँगा शिफ्ट होऊंगा वहाँ पर जाके मैं इसको कर सकता हूँ। इसी तरह एक मख्फी वायरिंग होती है इसकी दूसरी टाइप, उसको हम अंडरग्राउंड कहते हैं। मख्फी वायरिंग में क्या होता है कि जब आपका मकान बन रहा होता है, मकान बन के जब आपने ईंटें वगैरह प्लस्तर करने से पहले आपने झरियाँ डाल के पाइपों को दीवारों में नस्ब करना होता है। नस्ब करके फिर आपने उस पर प्लस्तर से ढाँप देना होता है। ये देखने में बड़ी खूबसूरत होती है, पता ही नहीं चलता। एक सिर्फ आपको बोर्ड नज़र आ रहा था, ऑन ऑफ कुछ बटन लगे थे या आपके लगाए गए इक्विपमेंट होते हैं जो नज़र आ रहे थे। बाकी पाइप शायद तारें वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। माहौलियाती खूबसूरती को ये मुतासर नहीं करती, ये माहौलियाती खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाती है। ये देखने में बड़ी खूबसूरत और पायदार लगती है, ठीक है। एक ये वायरिंग होती है। अब कंड्यूट की वायरिंग की तो दो इकसाम आ गई, मख्फी वायरिंग इसकी कंड्यूट वायरिंग की। इसी तरह कंड्यूट की भी दो इकसाम होती हैं। पहला होता है धाती कंड्यूट, दूसरा होता है पीवीसी कंड्यूट। पहले दौर में धाती कंड्यूट इस्तेमाल करते थे। इसका नुकसान ये होता था कि जब वो झरियाँ डालते थे, झरियाँ कह रहा हूँ सॉरी, जब उसको चूड़ियाँ डालते थे, जब आपने बेंड वगैरह लगाना है तो चूड़ियाँ डाल के उसके ऊपर बेंड लगाया जाता था। चूड़ियाँ डालते थे, तेज़ धार एक बन जाती थी। जब आप कंडक्टर को या वायरिंग करते वक्त तारों को जब डाल के खींचते थे दूसरी साइड से, तो उस धार से रगड़ के वो कंडक्टर की इंसुलेशन उतर जाती थी उन चूड़ियों की वजह से। तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या करते थे, उसको रेती के साथ या रेगमाल के साथ उस चूड़ी को वो जो तेज़ धार बन जाती थी उसको ख़त्म करना पड़ता था, और वो मज़ीद महंगा सिस्टम हो गया था आज के दौर में। इसलिए अब पीवीसी सिस्टम मुतारफ़ हुआ। पीवीसी सिस्टम में क्या है कि आपने तार आरी ब्लेड से काटा, धार उसमें भी बन जाती है, लेकिन हम हाथ से ही उसको साफ़ कर दें तो वो साफ़ हो जाती है। साफ़ करके बेंड वगैरह लगा कर, बहुत ही सस्ता तरीका है ये, सस्ता है। धाती जो लोहा है जैसे आप अब रेट में हम 280-90 रुपये चल रहा है इसका लोहे का रेट, तो वो किलो केजी के हिसाब से, और ये 40-50 रुपये की लेंथ मिल जाती है, ठीक है। और उसमें ये होता था अगर तार छिल जाए तो शार्ट हो गया तो पूरी दीवार आपकी शार्ट हो जाती थी। लेकिन इस सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि ये पीवीसी प्लास्टिक होता है, तो तार की इंसुलेशन एक की छिल जाए दूसरे के साथ टच ना हो तो इतना नुकसान नहीं होता। हमारी ये दीवार जो है ये ख़राब नहीं होती। अच्छा, दूसरा है आपका केसिंग, केपिंग
केसिंग केपिंग वायरिंग में ये होता है कि आप इसमें दो पार्ट्स होते हैं इसकी। एक होती है केस जिसको हम बेस के तौर पर लगाते हैं और इसके ऊपर एक कैप लग जाता है, केपिंग उसको बोलते हैं। केसिंग और केपिंग ये सामने लगी हुई है। इसमें एक इसकी बेस को पहले राउटर वगैरह लेके उसके ज़रिए दीवार पे फिक्स किया जाता है और इसको लगाने का तरीकाकार होता है। ऐसे नहीं कि टेढ़ी लगा दी मेढ़ी लगा दी, ऐसे नहीं लगाना होता। बिल्कुल तरतीब के साथ अच्छी नफासत के साथ कटिंग करके जहाँ पर आपका बेंड आ रहा हो आपने वहाँ से ट्राइंगल में 45 डिग्री के साथ उसको कट करके फिर आगे लेके जाना होता है। जैसे वो लगी हुई है देखो, बिल्कुल अगर ये टेढ़ी मेढ़ी लगी होती तो देखने में खूबसूरत ना लगती। ठीक है, तो ये भी आर्जी तौर पर भी होती है, परमानेंटली तौर पर भी होती है। आर्जी तौर पर इस तरह के, यानी कि बच्चों वाला घर है, तारे ओपनली नहीं छोड़ सकता, लेकिन ले लिया मेरे रेंट पे है तो वहाँ पर मैं केसिंग केपिंग यूज़ करके मैं वायरिंग करके अपना काम चला सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी तारें वगैरह महफूज होती हैं। इस चीज़ की समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद होती है आपकी पैटर्न वायरिंग। पैटर्न वायरिंग होती है, ये पहले ज़माने में करते थे लोग, अब तो आजकल इसको भूल ही गए हैं। लकड़ी की चौड़ी चपटी होती है, ठीक है, इसको दीवार के साथ साथ बिल्कुल तरतीब के साथ लगाया जाता है। तरतीब ये होती है कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो, यानी कि यहाँ से दीवार के साथ फासला 1 फुट है, वहाँ जाके 4 फुट निकल है, ऐसे तिरछी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। और इसके ऊपर छोटे छोटे क्लंपों के ज़रिए फिर तारों को नस्ब किया जाता है। तारों की मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग होती है, जैसे कि ये देखें, ये आपकी पट्टी है सपोज, इसके ऊपर तारों को ज़िगज़ैग की सूरत में भी ले जाया जाता है, इस तरह भी तारों को चलाया जाता है, उसके बाद वेव्स की सूरत में भी चलाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट भी चलाया जाता है, ये स्ट्रेट तारें चलेंगी। अब ये होता है कि अगर हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं तो क्योंकि लकड़ी की चपटी होती है, जब हम थोड़े से कलम लगा रहे होते हैं तो हम थोड़ा जिस चपटी पर जहाँ पर लगेगा, अगर नीचे दीवार के नीचे गैप आ जाए तो वहाँ से वो लकड़ी टूट जाती है। इसलिए यहाँ पर नफासत से और आराम से करने के लिए हम रबड़ का हथौड़ा यूज़ करते हैं। वो नीचे रबड़ का हथौड़ा बड़ा देखें ना, तो उसकी मदद से हम आराम से लगा लेते हैं। छोटे छोटे क्लम्प होते हैं, क्लम्पों को लगाते हैं। अब दूसरा, इसको करने के लिए नहायत मतलब टाइम की ज़रूरत होती है और नफासत की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप जिगजैग लगा रहे हो, एक खाना बड़ा हो गया एक छोटा बन गया, तो वो भी देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, जितना खाना एक है उतना ही दूसरा खाना बने। इस चीज़ की भी ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि एक माहिर कारीगर की आपको ज़रूरत पड़ती है। एक माहिर कारीगर जो होता है वही आपका इस डिज़ाइन को खूबसूरती से परवान चढ़ा सकता है, बाकी दूसरा बंदा नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा, इसमें फ़ॉल्ट को ढूंढना बड़ा आसान होता है, यानी कि अगर कोई फ़ॉल्ट तार वगैरह जल जाती है, कोई जोड़ जल जाता है, कुछ हो जाता है, तो बहुत आराम से आपको पता चल जाता है, देखने में पता चल जाता है कि फ़लाँ जगह से कोई ब्लैक हुई है, वहाँ से जोड़ जल गया हुआ। तो ये आसानी है इसमें। तीसरा, इसमें पावर का लॉस, पावर कह रहा हूँ, कंडक्टर का बहुत लॉस होता है, यानी कि एक कंडक्टर को आपने सीधा लेके जाना, दूसरे को आपने जिगजैग बना के ले जाना या वेव्स की सूरत में लेके जाना, तो इसमें कंडक्टर का बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। और दूसरे को सीधा, तो आप अपनी की मर्ज़ी है ना, अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो, डिज़ाइनिंग ये करना चाहते हो, ये डिज़ाइन बना लो, ये डिज़ाइन बनाना चाहते हो ये बना लो, स्ट्रेट ले जाना चाहते हो स्ट्रेट ले जाओ, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डिज़ाइन बनाते हो तो उसमें कंडक्टर का ज़्यादा ज़्या होगा, तो कंडक्टर का ज़्या, आजकल कंडक्टर वैसे ही बहुत महंगा हुआ है। कितने का? मेरे ख्याल में 45 रुपये का 329 का कॉयल है, 4500 रुपीज़ का। तो मेरे हिसाब से फिर ये स्ट्रेट ही ठीक है, तो बचत के लिहाज से देखा जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैटर्न वायरिंग, लकड़ी की पट्टी के ऊपर। इसके फ़ायदे नुकसान समझ आ गया। फ़ायदा क्या है? देखने में खूबसूरत, पहली नुक्स ढूंढना आपका बिल्कुल आसान। तीसरा, इसमें मज़ीद अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है, मज़ीद इसको बढ़ाना है सर्किट को, तो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से सर्किट को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से वहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं। और नुकसान क्या है? माहिर कारीगर की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखने में अच्छा ओपन होती है, माहौल इस पर बड़ा असरअंदाज होता है। जैसे गर्मियों में ये मेल्ट हो जाए, नरम हो जाती है, सर्दियों में सुगर की तार के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाए और वो टूट जाते हैं। तीसरा, इसमें तार ज़्यादा होता है। इन चीज़ों की समझ आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, चौथा है आपका क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग जो होती है, ये आपकी छोटे छोटे क्लीट होते हैं
जैसे आपने इंसुलेटर देखे होंगे चीनी मिट्टी के, इंसुलेटर देखे ना, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक बेस होती है, एक इसके ऊपर कैप होती है। बेस को हम दीवार के ऊपर पहले नस्ब करते हैं, बेस को नस्ब करते हैं जब, तो ये इस टाइप की झुर्रियाँ बनी होती है। सपोज ये आपकी बेस है, ये इस टाइप की झुर्रियाँ बनी होती है, और यहाँ पर रावल प्लांट के जरिए हम दीवार के साथ इसको नस्ब कर देते हैं। ये दीवार के साथ ऐसे फिक्स हो जाएगा, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ लग जाएगा। तो ये हम स्क्रू की मदद से इसको फिट कर दिया दीवार के साथ। पहले दीवार में ड्रिल मशीन के साथ सुराख करते हैं, फिर उसमें गट्टी में घसा के फिर रावल बोर्ड के जरिए हम उसको फिक्स कर देते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई स्क्रू की। अच्छा, बेस, अब ये जो झुर्रियाँ बनी होती हैं इसके ऊपर तारों को रखा जाता है। तार को इसके ऊपर रख के उसके बाद इसकी जो कैप होती है ये भी इसी तनासब से डिज़ाइन की जाती है, और इस कैप को हम इसके ऊपर फंसा देते हैं, फिक्स कर देते हैं रख के। अब जब इसको बंद करेंगे तो ये रास्ता और ये रास्ता मिलके तार का रास्ता बन जाएगा। तो तारें इस रास्तों में चलती चलती फिर एक यहाँ लग गया, एक वहाँ लग गया, मतलब फासले के साथ लगे। इसमें ये होता है तार आपकी लटक नहीं रहती होती, यानी कि जो बेंड आ जाता है, झुकाव आ जाता है, वो झुकाव नहीं होता। आप यहाँ पर क्लीट लगाया है कि यहाँ लगा दिया, मतलब फासलों पे लगाते लगाते आप लेके चलते हो, तो आपकी वायरिंग जो होती है वो वायर तक पहुँच जाती है। और ये आरजी सिस्टम होता है। और इसकी बेस को लगा के कैप को जब लगाते हैं, कैप के ऊपर भी स्क्रू की मदद से कसते हैं और ये इसके साथ फिक्स्ड हो जाता है। ये भी देखने में इतना मतलब वो पायदार नहीं है सिस्टम, क्योंकि माहौलियाती असर इसके ऊपर असरअंदाज होता है। अगर कोई केमिकल लैब है तो कीमियाई असर इसके ऊपर होगा। अगर आप आर्जी तौर पर रहना चाहते हैं तो ये करें, अगर आप परमानेंटली करना चाहते हैं तो बेहतर है कि इसी के भी कर लें, या आप ओपन कंड्यूट कर लें, जो सदा ये है ये वाली कर लें। तो आप परमानेंटली तौर पर इसको नहीं करें, ठीक है। इसका फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आर्जी वायरिंग है, फ़ायदा ये है आप जब मर्जी इसमें कनेक्शन में इजाफा कर सकते हैं, जब मर्जी कनेक्शन में कमी कर सकते हैं। फिर आप अगर मकान या रूम जो भी रेंट पे लिया हुआ है, अगर आपने वो लिया हुआ है तो जब तक है आपके पास तब तक करें, आप रखें वायरिंग को। जब आप जाना चाहें स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए नट खोलें, तार निकालिए, अपना कनेक्शन सारा कुछ निकाल के लेकर चलें। तो ये है, माहिर कारीगर की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी आराम से पता कर सकता है। इस चीज़ की समझ आ गई है, तो वायरिंग के चारों तरीके समझ आ गए, ठीक है।